नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी की फ्यूचर वेसल्स और एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी की तरफ से अभी 2040 तक अपनी सर्विस में 3 से 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इंडियन नेवी में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पहले से ऑपरेट कर रहे हैं और अब तीसरे कैरियर का डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है, जिसे अगले कुछ सालों में ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा चुका है, जिसके बाद इंडियन नेवी की ऑफेंसिव और काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ इंडियन नेवी की नेवल एयर पावर भी काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव होने वाली है। 2040 तक नेवी 26 रफाल एम फाइटर जेट्स और 145 के आसपास ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को भी डिप्लॉय करने का प्लान कर रही है। ये फाइटर जेट नेवी के ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस करने की उम्मीद किया जा रहा है। रफाल एम जेट अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेवी के कैरियर्स के लिए एक पावरफुल एयर डिफेंस और ऑफेंसिव अम्ब्रेला को प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो स्पेशली कैरियर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये एक 5- जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो एडवांस स्टेल्थ और AI असिस्टेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी को और कैपेबिलिटीज को इनहेरिटेट करेगा, जिसमें AI असिस्टेड ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे सिस्टम खास फीचर्स होने वाले हैं। ये फीचर कैरियर ऑपरेशन की सेफ्टी, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को नई ऊंचाई तक ले जा सकेगा, जो ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को अपनी सेगमेंट में एक सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। कैरियर बेस्ड फाइटर जेट ऑपरेशन मिलिट्री एविएशन के सबसे डिमांडिंग टास्क में से एक होता है, क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को बस 260 मीटर की रनवे में टेक ऑफ और लैंड करना पड़ता है। ऊपर से एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमेशा मूव करता रहता है, तो ऐसे में कैरियर में लैंड करना बहुत मुश्किल होता है और छोटे से छोटे एरर भी करोड़ों के नुकसान का कारण बन सकते हैं। लेकिन ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर का AI असिस्टेड लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम इस प्रोसेस को फुली ऑटोमेटिक बनाने वाला है, जिसमें पायलट की मिनिमल इनपुट से ही एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए क्रिटिकल प्रोसेस को ऑटोमेट होने की वजह से ह्यूमन एरर की चांसेस काफी हद तक रिड्यूस होने वाले हैं। ये सिस्टम एडवर्स कंडीशन जैसे कि लो विजिबिलिटी कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग क्रॉसविंड जैसे कंडीशन में, फिर खराब वेदर कंडीशन में भी सफलता के साथ हमको सेफ लैंडिंग को प्रोवाइड करने में मदद करेगा। AI कंट्रोल प्रिसाइज मैन्यूवर्स, फ्यूल सेविंग और लैंडिंग गियर्स पर पड़ने वाली स्ट्रेस को भी काफी हद तक रिड्यूस करने वाले, जिससे लॉन्ग रन में एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन लाइफ स्पैन थोड़ा इंक्रीज होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को लेकर है और अभी हम खास करके FRCV प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का सेंट्रल एलिमेंट DRDO की तरफ से डेवलप किए गए डायट्रन 1500 इंजन है, जो नए जनरेशन की मेन बैटल टैंक को पावर करने के लिए डिजाइन किया गया है। डायट्रन 1500 इंजन की बात करें तो एक मिलिट्री ग्रेड का प्रोपल्सन सिस्टम है जो FRCV मेन बैटल टैंक को एक्सेप्शनल पावर और परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकता है। 50 टन तक की मेन बैटल टैंक के लिए 30.1 पावर टू वेट रेशियो के साथ ये इंजन मॉडर्न कॉम्बैट सिनेरियो के लिए एनहांस्ड मोबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों को प्रोवाइड करने वाला है। इसका रिलायबिलिटी और इंडिजिनस डिजाइन इंडियन आर्मी की फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी को भी काफी हद तक कम करने वाला है। FRCV प्रोग्राम के अंदर अभी 2 अलग अलग प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाने वाला है, जो आने वाले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के रिस्पॉन्स पर बेस करके बनाया जाएगा। ये दोनों ही प्रोटोटाइप अलग अलग कॉम्बैट डिजाइन को और रिक्वायरमेंट को बेस करके डिजाइन किए जाएंगे, लेकिन दोनों ही प्रोटोटाइप में सेम डार्टन की 1500 HP की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट के दौरान लॉजिस्टिक सिंप्लिसिटी को प्रोवाइड करेंगे। ट्रायल्स और इवैल्यूएशन के बाद इन दोनों में से किसी एक ही प्रोटोटाइप को फाइनल डिजाइन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और प्रोडक्शन प्लान की बात करें तो वहां पहले बैच में करीब 590 से ज़्यादा टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें कंपीटिंग प्रोटोटाइप के लिए L1 और L2 बिडर को 60-40 रेशियो में उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। ये प्रोडक्शन 3 फेज में होगा और हर बैच में डिलीवर किए गए टैंक्स के ऑपरेशनल फीडबैक और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ धीरे धीरे बाद के बैच में डिलीवर होने वाले टैंक्स को ब्लॉक मेथड में अपग्रेड करके पहले इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं।
शुरू से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात क्लियर किया गया था कि भारत की तरफ से कोई भी इंपोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी सर्विस में शामिल नहीं किया जाएगा और SU-57 प्रोग्राम से बाहर होने के बाद भारत की तरफ से सिर्फ अपनी एमका प्रोग्राम पर ही फोकस किया जा रहा है और बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेम टाइम पर अपनी कॉम्बैट फ्लीट को मेंटेन करने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 114 और एडिशनल तेजस MK-1 को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही प्रोसेस अभी काफ़ी धीमी गति से चल रहे हैं और 36 रफाल को खरीदने के बाद आज तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाया। सेम टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से चाइना से J-10C जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने के साथ साथ अभी आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान अपनी फ्लीट में J-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी शामिल करने की बात कंफर्म हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। इसी बात को लेकर अभी फाइनली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से एक बोल्ड सजेशन दिया जा रहा है। पहले ये बात पता चल चुका था कि अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से पाकिस्तान और चाइना की बढ़ रही एयर पावर को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने के लिए सजेशन देने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन अभी ये बात ऑफिशियली कहा जा चुका है कि सिचुएशन को देखते हुए अगर हमें हमारे दुश्मन देशों के साथ एयर पावर को मेंटेन करके रखना है तो अभी भारत को इमरजेंसी में 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने पर फोकस करना पड़ेगा, वरना समय के साथ साथ हमें काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया है कि एमका या तेजस MK-2 जैसे सिस्टम हमारे लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जरूर होने वाले, लेकिन अभी अगर हम इमरजेंसी में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर नहीं करते हैं तो आने वाले 10 सालों तक हमारी एयर पावर पाकिस्तान की एयरफोर्स के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है। लेकिन इसमें कमेटी की तरफ से किसी स्पेसिफिक 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन तलाश करेंगे, तो हमारे पास अभी 2 ही ऐसे 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनको डायरेक्टली खरीदने की कोशिश किया जा सकता है, जिसमें से एक F-35 है जिसे खरीदना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही रशिया से S-400 सिस्टम को खरीद लिया, तो यूनाइटेड स्टेट कभी भी इसे हमें ऑफर नहीं करने वाले। और दूसरी तरफ SU-57 होने वाला है जो कि भारत के लिए सबसे ऑब्वियस चॉइस हो सकता है। हालांकि इसकी स्टेल्थ और परफॉर्मेंस को लेके भारत इनिशियली खुश नहीं था और इसमें एक ट्विन सीटर वेरिएंट की डिमांड भारत की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसे हो चुके हैं कि हमें किसी एक एयरक्राफ्ट को खरीदने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है और अभी हम DRDO की तरफ से डेवलप किए गए एक वेपनाइज्ड ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम फिलहाल SR UAV या रुस्तम 1 UAV की आर्म्ड वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम रुस्तम 1 की बात करें तो ये शुरुआत से एक सर्वेलेंस ड्रोन रहा था जिसे DRDO ने इंडिजिनस UAV टेक्नोलॉजी के मिशन के तहत डेवलप किया था, लेकिन फाइनली अभी इसको एक वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर मॉडिफाई किया जा चुका है जो सिर्फ सर्वेलेंस तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि ऑफेंसिव रोल्स को भी कर पाएगा। SR UAV की बात करें तो इसमें 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो एक बड़ी अपग्रेड होगी और ये सिस्टम ग्राउंड टारगेट को खास करके आर्मर्ड व्हीकल को एक स्टैंड अप डिस्टेंस से एंगेज करने में कैपेबल होने वाला है, जिससे कॉम्बैट सिनेरियो में काफी हमें फायदा मिलने वाला है। अभी के लिए भारत के पास ऐसी कोई भी ड्रोन मौजूद नहीं है जो इस तरीके के स्ट्राइक को कर पाएंगे। प्रेडेटर ड्रोन के शामिल होने के बाद सिचुएशन बदलने वाली है, लेकिन प्रेडेटर ड्रोन काफ़ी महंगे होते हैं जिस वजह से हम ज़्यादा मात्रा में इनको खरीद नहीं सकते हैं और बस 8 प्रेडेटर ड्रोन इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की सभी रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकते। इसी वजह से अभी एक इंडिजिनस आर्म्ड UAV को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब तक DRDO की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस ड्रोन में इंटीग्रेट होने वाले हैं वो नाग मिसाइल की Mark II वेरिएंट्स होने वाले हैं। रुस्तम 1 में वेपन को इंटीग्रेट करने से ये एक मल्टी रोल ड्रोन बनने वाला है जो नॉर्मल सर्वेलेंस के अलावा स्ट्राइक मिशन को भी कर पाएगा। इस ड्रोन का भी वेपन इंटीग्रेशन, फ्लाइट स्टेबिलिटी और एरियल प्लेटफॉर्म पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की इफेक्टिवनेस के लिए अलग अलग ट्रायल करना बाकी है। अगर ये ट्रायल सफल हो जाते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में इसके नए वेरिएंट्स को डेवलप भी किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह के मुनिशन को एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने की कोशिश किया जाएगा, जो टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट को और भी स्मूथ बनाने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।